हेलो। तो आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। बेसिकली कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो कूलम्स लॉ है वो चार्ल्स कूलम ने दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि लगते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, उनके बारे में एक्सप्लेन करा था। इन्होंने टोरिसन बैलेंस एक ऑपरेटर्स होता है जिसका यूज़ करा था टू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। टोरिसन बैलेंस का यूज़ करा था। ये टोरिसन बैलेंस वही है इंस्ट्रूमेंट जो कि हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, उन्होंने यूज़ करा था इनके 13 साल बाद, 13 ईयर्स लेटर। बट क्योंकि हम 11th का करिकुलम इस हिसाब से है कि पहले ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ता है, तो हमको लगता है कि शायद पहले हेनरी कैवेंडिश ने यूज़ करा हो। बट टोरिसन बैलेंस पहले यूज़ करा था चार्ल्स कूलम ने, उसके बाद उसको यूज़ करा हेनरी कैवेंडिश ने। कूलम्स लॉ क्या कहता है? तो टोरिसन बैलेंस का जब यूज़ करा गया, तो कूलम ने देखा जो फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसा लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 और एक Q2। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस है R। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दो मास आपस में एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। तो अगर मुझे कूलम्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैंने लिखा कूलम्स लॉ में द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय में R²। फिर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ कांस्टेंट लगेगा Q1 Q2 बाय में R², और जो ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अगर तुम सोल्व करते हो तो याद है 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुमको अगर बताना चाहूँ, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अब मैंने कहा यहाँ बीच में क्या है, एयर पार्टिकल्स है। एयर पार्टिकल्स में जो चार्जेस थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब वो एज अ डाइपोल की तरह काम करने लगते हैं। अब वो एज अ डाइपोल की तरह काम करने लगे हैं, तो अब ये भी क्या करने लगे हैं, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगे हैं। अब हम देख सकते हैं जो फोर्स है एयर पार्टिकल का और चार्ज पार्टिकल का, वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है, यानी ऑपोजिट। तो परमिटिविटी क्या होता है, अप टू विच वैल्यू द मीडियम पार्टिकल will remain unpolarized, कि जब तक वो पोलराइज नहीं होते, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब ये सारा एक्सपेरिमेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर में कहूँ, ये अभी तक हमने करा एयर में। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं किसी मीडियम में करता हूँ, सपोज अगर यही एक्सपेरिमेंट मैंने करा किसी मीडियम में, और मीडियम का एप्सिलॉन है E, तो अगर मुझे अब यहाँ पे फोर्स निकालना हो तो फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश कहते हैं इसको, F डैश अभी भी रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं, तो F डैश कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R², F डैश इज इक्वल टू 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय में R²। अब ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम की परमिटिविटी क्या है। एक होता है ER, इसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी। ये होता है एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं, और इसको 1 बोलते हैं,
इसको अगर मैं 2 बोलता हूँ तो 1/2 एफ अपॉन में एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वेयर बाय में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय में आर स्क्वेयर। एफ अपॉन में एफ डैश किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से एफ डैश कितना हो जाएगा, इसको ई आर बोल सकते हैं, एफ अपॉन में यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 तो होगा ही, तो एफ डैश क्या हो जाता है, लेस देन एफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, मैंने कहा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज चेंज हो चुका है, कम हो चुका है, बट आई विल से द फोर्स स्टिल exerted by Q1 on Q2 is same as that for the case when they are in air। Q1 Q2 पे जितना फोर्स एयर में लगा रहा था उतना ही जब वो मीडियम में है तब भी लगा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये रिज़ल्ट आने का क्या मतलब है, ये रिज़ल्ट आने का रीज़न ये था कि मैंने तुमको बताया ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने बीच के मीडियम को क्या कर दिया, पोलराइज। बीच का मीडियम पोलराइज होने के कारण वहाँ पे एक डाइपोल बना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लग रहे हैं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ ई और एफ आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है। दैट इज़ वाई जो एफ होता है वो ग्रेटर होता है एफ डैश यानी एफ मीडियम से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की अगर लिमिटेशन की बात करी जाए तो पहला तो ये वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है तो क्यों है वो समझते हैं। ये पॉइंट चार्ज के लिए अगर वैलिड है क्यों है पहले वो समझते हैं। ये है सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस दूरी पे है। सपोज इन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस दूरी पे है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, अब अगर ये डी डिस्टेंस दूरी पे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे
रिपेल करने के कारण जो चार्जेस हैं वो पीछे चले जाएंगे। चार्जेस पीछे जाने के कारण जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो तो अभी भी सेम जगह पे है, बट चार्जेस का जो सेंटर है वो पीछे हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डी इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ हो चुका है, और मैं कह सकता हूँ डी इफेक्टिव क्या है, ग्रेटर देन डी है। अगर ऐसा है तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 बाय में डी इफेक्टिव का स्क्वायर। फोर्स पहले कितना था, के Q1 Q2 बाय में डी स्क्वायर। अब क्योंकि डी इफेक्टिव बढ़ चुका है तो फोर्स मीडियम कम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, जो F है वो ग्रेटर देन F डैश होगा। तो रिज़ल्ट क्या हो चुका है, वेरी कर चुका है, और रिज़ल्ट वेरी हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। पहली लिमिटेशन तो ये थी। अगर मैं बात करूँ दूसरी लिमिटेशन की, दूसरी लिमिटेशन थी इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस का मतलब ये सिर्फ उस केस में वैलिड है जब चार्ज तुम्हारे कैसे होंगे, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, जो फोर्स एक्चुअल लग रहा होगा वो क्या होगा, सम होगा फोर्स कूलम प्लस फोर्स मैग्नेटिक का। इसीलिए